सेट होता है ऑर्डर पेयर्स का। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x and xy such that x belong to a and y belong to b belongs to, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि x is a member of a, set A is a member या belongs to, ठीक है। यानी जो आप a क्रॉस b फाइंड करते हैं इसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे, और उस ऑर्डर पेयर्स में जो इस तरह के बनेंगे आपके पास ऑर्डर पेयर, जो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A से होगा, बिलोंग करेगा किसको, A, तो वो A में से आएंगे। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ से आएंगे, B से। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर चेंज करते हैं, B क्रॉस A करते हैं, तो फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट B से आएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट A से आएगा। क्या जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये yx होगा। फिर ये अगर यही y b को बिलोंग करता हो तब, अगर आप फिर इस तरह लिखते हैं कि x बिलोंग टू b, लेट से हम कह रहे हैं a क्रॉस b और x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है किसको, b को। जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो इस तरह होंगे, a वाला पहले आएगा, b वाला दूसरा। अगर यही है x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है b को, और आप b क्रॉस a फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो इस तरह होंगे। या अगर x बिलोंग कर रहा है b को और y बिलोंग कर रहा है a को, और b क्रॉस a आपने फाइंड करना है, तो इसमें और किस तरह होगा, ये समझ में आए। यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है कि x किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर b फर्स्ट आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, तो ये इसका एलिमेंट फर्स्ट पे ही आएगा। ये इसका यहाँ पर b का एलिमेंट क्या है, y है, और यहाँ पर मैंने b क्रॉस a ही फाइंड करना है, तो b का एलिमेंट क्या आएगा, y पहले आएगा। लेकिन आम तौर पर हम नोटेशन ये यूज़ करते हैं, पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं। तो जनरली हम हर जगह पे आपको इस तरह का मिलेगा कि ये जस्ट आपको क्लियर करवाने के लिए। क्लियर है ये। अच्छा, तो इसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे, और ऑर्डर पेयर्स फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a मैंने फाइंड करना है। तो a क्रॉस b हमारे पास आएगा 1 2 3 क्रॉस b सेट क्या है 4 5, तो a क्रॉस b हमारे पास आएगा 1 4, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a से आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड है वो b से आएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या है 2। 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स आपके पास बनेंगे। क्लियर। और B क्रॉस A को भी आप करते हैं तो उसमें भी 6 ही बनेंगे। ठीक है। तो A हैज़ 3 एलिमेंट, B हैज़ 2 एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B हैज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 ऑर्डर पेयर्स, तो 6 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास होंगे।
अगेन A इज इक्वल टू, ये से 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5, देन B क्रॉस A मैंने फाइंड करना है। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट है, पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट पे क्या है, B है, सेकंड पे क्या है, A है। तो अब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो B से आएगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो A से आएगा। तो 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3, ठीक है। 5 1 5 2 5 3, क्लियर हो गया। B क्रॉस A क्रॉस B, दोनों को आप में दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। इक्वल सेट्स 0 सेमेस्टर किस किस ने अटेंड किया है? इक्वल सेट में मैंने बताया था कि इक्वल सेट कब होंगे, जब इसके सारे एलिमेंट सेम होंगे। 4 1 4, हमने कहा कि 4 1 और 1 4 डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 4 1 यहाँ पर कोई है, 4 2, ये सारे के सारे इसमें होने चाहिए इक्वल के लिए, और ये वाले सारे उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह नहीं है, तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। एविडेंटली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। बाइनरी, फिर उसके बाद हमने बाइनरी रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन जब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप एक सबसेट ले लें, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। A हमारे पास एक सेट है 1 2 3, B सेट है हमारे पास 1, C सेट है हमारे पास 2, D सेट है हमारे पास 1 2, E सेट है हमारे पास 1 2 3। ये जो B है ये A का सबसेट है, ठीक है। C भी A का सबसेट है, यानी जो एलिमेंट B को बिलोंग करता है, X बिलोंग टू B इम्प्लाइज X बिलोंग टू A, ये सबसेट की डिफिनीशन है। अगर एक एलिमेंट B को बिलोंग करता है तो वो बिलोंग करना चाहिए किसको, A सेट को। B को 1 बिलोंग करता है तो उसको, अगर ये इसका सबसेट है तो ये बिलोंग करना चाहिए A को, तो A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट उसको हम कहते हैं कि एटलीस्ट ये जो सुपर सेट है, ये जो बड़ा सेट है, इसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो इसको बिलोंग ना करता हो। तो इस केस में 3 2 और 3 जो है वो A को तो बिलोंग कर रहे हैं, और बट 2 और 3 है वो बिलोंग नहीं कर रहे B को। एटलीस्ट 1, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इस केस में 2 है, ठीक है। तो B सबसेट है किसका, A का। C सबसेट है A का, ये भी प्रॉपर सबसेट है। एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो A को तो बिलोंग करता है लेकिन C को बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स, ये भी प्रॉपर सबसेट है D वाला, ठीक है। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन D को नहीं कर रहा, तो D है, प्रॉपर सबसेट है A का। ये वाला, ये इसी पे आ रहा हूँ ना। तो E जो है ये भी सबसेट है A का, E भी A का सबसेट है, लेकिन क्या है इसमें कि ये सारे उसका, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख लूँ, E सेट ये है हमारे पास, लेट्स सपोज। अब जो एलिमेंट E को बिलोंग कर रहा है वो A को भी कर रहा है, और ऐसा कोई भी एलिमेंट A में एग्जिस्ट नहीं करता जो A को तो बिलोंग करता हो लेकिन B को नहीं, E को नहीं, ठीक है। कोई ऐसा एलिमेंट है तो फिर इस केस में हम इसके
कहते हैं कि ये ई ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। क्लियर? और दूसरी बात ये है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर 1 2 3 लिखा है और किसी ने 3 1 2 लिखा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल है। ठीक है, ये नहीं है कि इसमें ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, जिस तरह ऑर्डर पेयर्स की केस में है, उसमें हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इक्वल नहीं होते। इसमें ऑर्डर चेंज कर दे फिर भी इक्वल होता है। क्लियर है ये? प्रॉपर इम्प्रॉपर। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके पास, उसका आप एक सबसेट ले। सबसेट से मुराद प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा? वो आपके पास एक बाइनरी रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले डिफिनीशन है, इफ ए इज इक्वल टू, जो लिख रहे हैं वो ना लिखें, ये मैं आपको दे दूंगा, आज आपको मिल जाएंगे ये स्लाइड्स। ठीक है, आप इस पे कंसंट्रेट करें, आप समझ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। ठीक है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, पहले आप ये समझें। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सिंपल। ये जो है ये साइन ये सबसेट के लिए है। क्लियर? सबसेट के लिए, ना इम्प्रॉपर के लिए ना प्रॉपर के लिए। हैं? रिलेशन, आर फॉर रिलेशन मैंने लिया हुआ। आर, आप कोई और भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? एक सबसेट होता है। कोई सा भी आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका आप एक सबसेट ले, वो रिलेशन है। रिलेशन इसको हम क्यों कहते हैं ये आगे हम क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है 4 5, ए क्रॉस बी हमारे पास है कि 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये ए क्रॉस बी, इसका कोई सा भी सबसेट ले ले। मैंने एक R1, इसको मैंने R1 दे दिए। ठीक है, इस सेट का नाम है R1 और ये इसका सबसेट है। तो ये इसका क्या है? एक बाइनरी रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। सिंपल। R2 मैंने इसमें 2 एलिमेंट्स लिए हैं। ये सबसेट का है। इम्प्रॉपर के लिए ये वाला यूज होता है। इम्प्रॉपर असल में इक्वल सेट्स होते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सेट्स असल में क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। ई क्या है हमारे पास? 3 2 1। ए सेट के 1 2 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये इसका सबसेट है, असल में इक्वल सेट है। ठीक है, लेकिन ये सबसेट भी है। ठीक है, अब इन दोनों से कंबाइन कर लो, इसको दोनों सिंबल को मैंने कंबाइन कर लिया। कौन सा सिंबल मेरे पास बन गया है? ये वाला। अब आपको श्योर नहीं है आप कि ये भाई प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो आप फिर ये वाला सिंबल यूज। अब यहाँ पर मैंने जो ये लिखा है, यहाँ पर ये नहीं है कि आर इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आप श्योर नहीं होते तो आप ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं। ये दूसरा रिलेशन मैंने लिए 1 4 1 5, इसमें 2, ये इसका सबसेट है, तो ये एक रिलेशन है। R3 इज इक्वल टू 1 4 1 5 2 4, ये भी एक रिलेशन है, सबसेट है। R4 R5 जितने आप ले सकते हैं ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है? डोमेन ऑफ ए रिलेशन जो आपके पास एक रिलेशन होता है उसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे। जो ऑर्डर पेयर्स में एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, एक सेकंड कोऑर्डिनेट होता है।
जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं उसको आप एक सेट की फॉर्म में लिख लें तो उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन। क्लियर? और इसको हम रिप्रेजेंट के DOMR, इसका मतलब है डोमेन ऑफ आर। शॉर्ट में इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। डोमेन ऑफ ए रिलेशन डिनोटेड बाय DOMR इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5, ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है 1 4 1 5 2 4 2 5, तो ये आता है हमारे पास। अब जो रिलेशन 1 मैंने लिया है इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास DOMR1, ठीक है, और वो सेट होगा 1, ठीक है। इसकी डोमेन 1 है, R1 की डोमेन 1 है, R2 है, R2 की डोमेन क्या होगी 1 होगी। 2 दफ़ा 1 नहीं आएगा क्योंकि ये सेट है, सेट में रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। R3 है 1, ये है, इसकी डोमेन क्या होगी 1 2। R4 है, इसकी डोमेन क्या होगी 1 2 3। और जो डोमेन होती है वो सब सेट होता है इस जो फर्स्ट पे होता है, इसका सब सेट होता है। ये सब सेट है, इसका सब सेट है ना। R2 भी इसका सबसेट है, डोमेन ऑफ R2, ये भी इसका सबसेट है। R3 ये भी ए का सबसेट है, R4 ये भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब है जर्नली हम इस तरह कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ R इज सबसेट ऑफ ए। जो ए इस केस में इसलिए है कि ये फर्स्ट पे आया है, इसका मतलब ये हर जगह पे ए आएगा तो वही होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट पे आएगा वही उसी का सबसेट होगा। क्लियर? तो डोमेन ऑफ R इज सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये प्रॉपर होगा, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। इस केस में प्रॉपर है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो जर्नली मैंने इसको इस तरह लिख लिया है। ये इम्प्रॉपर नहीं है। 1 2 3 1 2 3। आप क्या कहना चाह रहे थे? इम्प्रॉपर ये है ना, देखें इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल है, तो ये इसका सबसेट है और इक्वल भी है। जब सबसेट भी हो, इक्वल भी हो, तो हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो R4 इसका इम्प्रॉपर सब। ए में क्या आ रहा है? डोमेन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, तो इसका सबसेट है। अगर आप एक और रिलेशन डिफ़ाइन कर ले, यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 रिलेशन लिए हैं ना, आप एक और रिलेशन मैं डिफ़ाइन करता हूँ R4 5, और उसमें मैंने लिया है यहाँ पर 2 है, नहीं एक मिनट, 2। इसकी डोमेन क्या होगी 2 4 होगी। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो डोमेन होती है। तो ये आप कह रहे हैं कि उसमें 2 हो, सबसेट है ए का। क्लियर है ये? अच्छा, रेंज ऑफ रिलेशन सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन, जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें, जो उसमें सेकेंड ऑर्डर पे सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा वो रेंज ऑफ ए रिलेशन होगा। और इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट RANG, ई नहीं लिखते शॉर्ट में, ठीक है, ERANG, रेंज ऑफ R, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास, A क्रॉस B हमारे पास ये है, R1 हमने रिलेशन ये लिया है, इसे एक सबसेट लिया है, वो रिलेशन है। इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारे पास रेंज ऑफ R1 होगा। R2 4 5, R3 4 5, R4 4 5। आवाज़ नहीं आ रही।
हाँ, तो रेंज होती है वो सबसेट होता है बी का, प्रॉपर भी हो सकता है इम्प्रॉपर। इस केस में ये एक प्रॉपर है, बाकी तीन क्या है, इम्प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू, अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिलेशन क्यों कहते हैं, यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि एक्स और वाई में एक रिलेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि एक्स कामा वाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, ठीक है। सच दैट किस तरह रिलेट है, वाई इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर जो x है वो a से होंगे, जो y है वो कहाँ से होने चाहिए, b से। अब यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा तो y x2, तो y क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जब मैं x3 पुट करूँगा तो y क्या आएगा, 6 आएगा। जब x को मैं 4 पुट करूँगा तो y क्या आएगा, 8 आएगा। जब x को मैं 5 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 10। नहीं है तो ये नहीं होगा इसमें, ठीक है, उस b में से होना चाहिए, क्लियर। तो ये रिलेशन हम किस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू a, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका हमने रिलेशन ये, इसका मतलब ये है। और ये नोटेशन भी मैंने आपको क्लियर करवाया था, ये वही नोटेशन है जिस तरह R इज़ ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर। डोमेन इसकी क्या है, 2 3 4, और ये क्या है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है A का। और ये मैंने कल भी बताया था कि ये सही नहीं है, यहाँ पर आता है 6 और 8, ठीक है। रेंज किस तरह, सेकंड कोऑर्डिनेट, डोमेन के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, रिलेशन है, ये रिलेशन ये है। यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि y और x के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए। जब आप x यहाँ से लेने हैं, a सेट से लेने हैं, और y कहाँ से लेने हैं, b सेट से। आप x से लें 2 तो y आपके पास क्या आएगा, तो ये फर्स्ट जो ये ऑर्डर पेयर होते हैं, इस फर्स्ट वाले को हम x कहते हैं, सेकंड वाले को क्या कहते हैं, y। तो x मैंने क्या लिया, 2, y क्या है, 2 लिया है x, तो y क्या है, 4। तो 2 4 ऑर्डर पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 4 x की जगह आप क्या पुट करेंगे, हम 1 में यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, क्यों, यहाँ पर 1 नहीं है, हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, a से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, a को बिलोंग करना चाहिए। तो 3 हम पुट करेंगे यहाँ पर, x मैंने 3 लिया, y क्या आएगा, 6, 3 x3 और y x3 y, यहाँ पर 4, तो क्या आएगा, 4 8, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। एक और एग्जांपल करते हैं, 1 2 3 4, और ये हमने वो रिलेशन डिफाइन किया है। और रिलेशन किस तरह है, ए और ए, एक्स और वाई को किस तरह रिलेट किए कि जब इन दोनों को हम सम लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, तो ए क्रॉस बी ये है। तो इसमें से कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, आर में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इनमें से 1 5 आएगा, 1 5 इज इक्वल टू 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो ये ऑर्डर पेयर आएगा।
3342। तो ये 153342। तो डोमेन इसकी क्या है इस आर की 134, विच इज़ सब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और रेंज क्या है 532, विच इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ मैपिंग और फंक्शन। अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन पहले हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, फिर उसके बाद कार्टेशियन, फिर उसके बाद बाइनरी रिलेशन। अब फंक्शन से हम रिलेशन से हमारे फंक्शन में, तो सबसे पहले ये कि एक फंक्शन हमारे पास रिलेशन होती है। फर्स्ट बात क्या है कि वो एक रिलेशन होगी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप एक सबसेट ही होगा। लेकिन क्या है कि इसमें कि इस रिलेशन पे जब हम दो कंडीशन इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंडीशन वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो फिर उस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन। क्लियर है ये? तो सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स इन रिलेशन एफ। एफ एक रिलेशन है, वहाँ पर मैंने आर लिया था, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, उसको नाम मैंने एफ कह दे दिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एफ इसलिए लिया है कि यहाँ पर मैं फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन, तो इसलिए मैंने एफ लिया है। इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। तो एक रिलेशन एफ मैंने लिया है, ये फंक्शन होगा अगर नंबर 1 डोमेन ऑफ एफ, जो रिलेशन एफ है उसकी जब आप डोमेन फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए के। सेकेंड कंडीशन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपेयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर्स इन एफ। इसका क्या मतलब है? ऑर्डर पेयर्स में जो एक्स होंगे, हर एक्स यानी जो हर फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा, हर ऑर्डर पेयर में जो फॉर एवरी जो ए होगा वो अपेयर होगा वन एंड ओनली वन टाइम, यानी एक दफ़ा आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसकी दूसरी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सेकंड वाला इस तरह भी लिखें, फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए है इसको फॉर ऑल कहते हैं, या फॉर एवरी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मैं अभी आपको क्लियर करवा दूंगा कि एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ होती है। ये इमेज है, यानी हर जो ए में सेट में एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है एक ही इमेज होना चाहिए, उस एक्स के दो इमेजेस नहीं होने चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट है, ये हमारे पास सेट है ए, ये सेट है बी। अब मैं एक फंक्शन, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, एक दूसरे से आपने बात नहीं करनी। अब जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछना है, ठीक है? क्लास के बाद आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्लास में नहीं। तो ए सेट है हमारे पास, ए सेट है 0 1 2 3, बी सेट है 1 2 3 4 5। एक मैं मैपिंग या एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या है 0 1 1 2, ये वो ऑर्डर पेयर्स हैं 0 1 1 2 2 3 3 4, ठीक है? तो अब मैंने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, वो दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। सेकेंड, फॉर ऑल एक्स का हर एक का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये रिलेशन लिख लूँ
एफ इज इक्वल टू क्या है ये रिलेशन 0 1 1 2 2 3 3 4। ये नंबर 1 कंडीशन में चेक करना जो डोमेन ऑफ एफ आप फाइंड करें 0 1 2 3 0 1 2 3 ये ए के इक्वल है। ए सेट आप देखें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है इसका इमेज यूनिक होना चाहिए। ज़ीरो का इमेज 1 है, ज़ीरो का कोई और इमेज भी है नहीं, ठीक है। 1 का एक ही एक इमेज है, ठीक है। 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये क्या चीज़ है फंक्शन है, ये रिलेशन क्या है फंक्शन है। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है हमारे पास ए, उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी सेट है 1 2 3 4। अब एक मैपिंग में डिफाइन कर रहा हूँ एक रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी। ए मैप हो रहा है 1 पे, ए मैप हो रहा है 2 पे, बी हो रहा है 3 पे, सी हो रहा है 4 पे, डी हो रहा है 4 पे। तो अब इसके लिए भी मैंने ये दोनों कंडीशन चेक करनी है कि यूनिक इमेज होना चाहिए एक्स का और डोमेन इक्वल होने चाहिए किसके ए के। सबसे पहली कंडीशन ये जी रिलेशन में लिख लूँ। जी रिलेशन हमारे पास क्या है A1 A2 B3 C4 D4 इस तरह है। फर्स्ट डोमेन फाइंड करें A B C D। फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन इसका यूनिक इमेज है ए का। ए का यूनिक का मतलब 1 इमेज है, ओनली 1 इमेज। ए का 1 भी इमेज है, 2 है, इसके 2 इमेज है। 2 इमेजेस नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फंक्शन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना लाजमी है। यहाँ पर एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। जी फंक्शन नहीं है। थर्ड एग्जांपल है ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी, बी सेट है 2 3 2 4 6। एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी एच। एच एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ बी से ए में, ए से बी में, ठीक है। ए 2 बी 4 सी 6 ये हमारे पास। सबसे पहले डोमेन फाइंड करें इसकी। रिलेशन मैं लिख लेता हूँ। रिलेशन क्या है रिलेशन है क्या नाम है उसका H। A2 B4 C बस। फर्स्ट डोमेन फाइंड करें ए बी, ये इक्वल है ए के। ए सेट है क्या है हमारे पास ए बी सी नॉट इक्वल टू ए। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। दूसरी हो ना हो फिर दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब नहीं होता। पहले दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें एक और बात का पता चलता है
और वो ये कि फ़र्ज़ करें ये रिलेशंस है, ये पूरा एक सेट रिलेशंस का एक सेट है, सारे के सारे रिलेशंस मैंने इसमें डाल दिए। तो क्या होता है कि हम जब फंक्शन फाइंड करते हैं तो इस रिलेशंस के ऊपर क्या करते हैं, एक दो कंडीशन इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो इन रिलेशन में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो फंक्शन नहीं, वो सिर्फ रिलेशंस होते हैं। तो हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। क्लियर हो गया रिलेशन और फंक्शन? ये फंक्शन है या नहीं? एफ एक रिलेशन है, मैं एफ रिलेशन को लिखता हूँ, क्या है 0 1 1 1 2 3 3 2 3 2, ये है बस। एक और भी है 4 3 3, अच्छा ये रिलेशन है। मैंने चेक करना ये फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन डोमेन फाइंड करें, 0 1 2 3, डोमेन इक्वल है ए का, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, 0 का इमेज यूनिक है या नहीं, यानी इसका एक ही इमेज है या नहीं, 1 का फंक्शन है या नहीं। फंक्शन को फाइंड पता करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं, एरो डायग्राम में तो आपने सिर्फ ये जो डोमेन है, ये जो ए सेट है, इसको आपने देखना है, इस पे नहीं, ये इसको आप इग्नोर कर दे, ठीक है, क्लियर। फिर इसमें देखें कि हर एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। फर्स्ट, हर एलिमेंट से निकले, मिसिंग कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, डबल एरोज नहीं निकलने चाहिए, डबल ट्रिपल ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब इस तरह हो तो आप कहेंगे ये फंक्शन है। अब देखिए हर एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं, डबल एरो निकल रहा है या नहीं, नहीं, तो ये क्या है, फंक्शन है। जब इस साइड पे हम आते हैं तो ये फिर फंक्शन की टाइप चेक करने के लिए इस साइड पे आते हैं, रेंज पे फिर आते हैं। रेंज जब आपको चेक करना है कि भाई ये कौन सा फंक्शन है, कौन सी टाइप है फंक्शन की, तो फिर आप रेंज की तरफ आते हैं। और एक ये बात कि आपको कहे कि कोई के ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, वो जो टाइप्स है, तो आपने ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए और चेक करना शुरू कर जाए कि कौन सा है। सबसे पहले आपने फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन है कि भी नहीं। जब फंक्शन नहीं होगा तो उसमें ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये कहाँ से फिर आता है। ये तो फंक्शन में हम बात करते हैं ना, इन टू, ऑन टू, 1 1, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है, इसमें हम जब टाइप, फंक्शन की टाइप जब डिस्कस करते हैं तो फिर ये वाला सेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये किस तरह है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, यहाँ पे फंक्शन।
डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है? ये पहला कोऑर्डिनेट डोमेन रेंज का हमने पढ़ लिया है, कोडोमेन क्या होती है? जो फर्स्ट सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? जो पूरे का पूरा सेकंड सेट होता है, इस केस में बी सेट है, वो कोडोमेन होता है। रेंज क्या होती है? जो इमेजेस होते हैं आपके पास। इस केस में क्या है? 1 2 3। रेंज में क्या होगा? R इज इक्वल टू RANG ऑफ F इज इक्वल टू 1 2 3। रेंज ये है। क्लियर? और जो कोडोमेन है वो है 1 2 3 4, और जो डोमेन है वो है 0 1 2 3, ये पूरा के पूरा सेट। तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस है। कभी कभी ये इक्वल भी हो जाते हैं। अगर फी से एरर ना निकल रहा होता तो 3 डोमेन में आता, ये फंक्शन ही ना होता, फिर फंक्शन होता। फंक्शन की डोमेन है। हाँ, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज। रेंज कभी कभी कोडोमेन के इक्वल भी आता है। जब फर्स्ट करें, लेट सपोज ये 1 जो 1 पे मैप हो रहा है, ये अगर आप 4 पे कर दें, ठीक है, तो रेंज क्या बनेगी? 1 2 3 4। तो ये रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, किस तरह? सिमिलर ज़रूरी तो नहीं है। यहाँ पर A B C भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 भी हो सकता है। कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज तब इक्वल होंगे जब ये सारे इमेजेस होंगे। ये कोडोमेन क्या है हमारे पास यहाँ? ये पूरे का पूरा सेट B, ये हमारे पास क्या है? डोमेन इस केस में क्या है? ऑफ F। कोडोमेन क्या, रेंज क्या है? और कोडोमेन which is equal to B, which is equal to 1 2 3 4। जी, वो कोडोमेन होगा। बी सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। रेंज कभी कभी इसके इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। एक मिनट, A B C और यहाँ पर है 1 2। ये सेट B है। कोडोमेन क्या है हमारे पास? रेंज क्या है हमारे पास? इस केस में इक्वल है, इस केस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं, नहीं, पूरा सेट, पूरे का पूरा जो सेट होता है ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा सेट होगा, और जो रेंज होगी वो इमेजेस होंगे।
इसमें इस केस में कौन, ये 4 किसी का इमेज है? इमेज क्या होता है? ये प्री इमेजेस होते हैं जो इस पे मैप हो रहे होते हैं, ये इसको इमेज कहते हैं। कौन सा एलिमेंट यहाँ से इस पे मैप हो रहा है? ये किसी का भी इमेज नहीं है। रेंज में वो वाले एलिमेंट्स आपने लेने हैं जो किसी ना किसी डोमेन में किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो। 1 किसी का इमेज है, 2 है तो ये भी रेंज में होगा, 3 है तो ये भी रेंज में होगा, 4 है तो ये रेंज में नहीं होगा। 1 इमेज है किसी का तो ये रेंज में आएगा, 2 रेंज में आएगा तो रेंज में आए हुए है ना। और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट देखना, ये नहीं है कि इमेज है नहीं है, पूरे का पूरा सेट। क्लियर हो गया? ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है। इसमें डोमेन ए बी सी डी है, कोडोमेन 1 2 3 4 है विच इज़ बी सेट, और रेंज है 1 2 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक रिलेशन है, डोमेन इसमें ये है, रेंज इसकी ये है। ठीक है, ये सेट है, इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल है। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये कल हमने किए थे हैं पूरा। अच्छा, इनटू फंक्शन हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फंक्शन इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इनटू 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, और बाइजेक्टिव फंक्शन, और 1 to and 1 1 फंक्शन। फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? सबसे पहले ये फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इनटू फंक्शन की बात करूं, फंक्शन। सेकेंड, हाँ, सिंपल बात यह है कि रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ये रेंज जो है ये बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? यहाँ पर इस केस में है, तो ये वाला फंक्शन इनटू फंक्शन है। ये कंडीशन, फंक्शन के 2 कंडीशन के साथ एक और कंडीशन हम लगा देते हैं, ये वाला कि रेंज ऑफ ए वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, बस। ये इनटू फंक्शन है, यहाँ पर जो रेंज है और बी सेट है, ये रेंज इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इनटू नॉट इनटू फंक्शन। क्लियर? For example, a is equal to 0 1 2 3, b is equal to 1 2 3 4. We define a function f from a to b such that f is equal to 0 1 1 1 2 3 3 2. अब ये मैंने चेक करना है ये इनटू फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले ये फंक्शन है, फंक्शन मैं चेक नहीं करता। ठीक है, फंक्शन है। रेंज फाइंड करें, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 2 1 1 3 2 1 2 3। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आप देखें, और बी सेट क्या है? ये रेंज बी सेट का प्रॉपर सबसेट है, तो ये फंक्शन क्या है? तो ये इनटू फंक्शन है। अगर मैं एरो डायग्राम के ज़रिए आपको इस, तो क्या है 0 यहाँ पर 0 1 2 3 1 2 3 4,
0 किस चीज़ पे मैप हो रहा है? 0 1 1 1, अच्छा 1 1 2 3 3 2। सिंपल ये है। आप मैंने कहा कि फंक्शन टाइप चेक करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं, फंक्शन चेक करने के लिए इस साइड पे आते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि मिसिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए, ये वो किसी का इमेज ना हो, एटलीस्ट 1, तो वो इनटू फंक्शन होगा। सिंपल ये है, ठीक। डोमेन क्या है? 1 2 3 कौन सा आपका कौन सा डिसिप्लिन है? सेक्शन सी। क्या है आपका? AI क्या है आपका? क्या है आपका? क्या है? AI वाले CS वाले हैं यहाँ पर? ठीक। वो B वाले कह रहे थे कि अभी सेपरेट हम हो गए हैं, वहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल में सर ये मेडिकल सेक्शन है ना, तो इसलिए ये मिक्स। आप मेडिकल वाले हैं? मैं ऐसे मेडिकल वाले। अच्छा ठीक है। रेंज क्या है हमारे पास? 1 2 3। रेंज 20 का प्रॉपर सबसेट है, रेंज B का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन है, F एज एन इनटू फंक्शन। और इसको इस तरह हम और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इमेज ऑफ 0 अंडर F इज इक्वल टू 1। 0 का इमेज अंडर F 1 है, 0 का इमेज अंडर F 1 है, 1 का इमेज अंडर 1 क्या है? 1 है। 1 का इमेज अंडर F 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है। तो अगर मैं जनरल यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, कोई एलिमेंट्स वगैरह ना लिखूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँ 0 और यहाँ पर लिखूँगा F ऑफ 0। यहाँ पर इसका कोई इमेज है, कोई सा भी इमेज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर, और इस केस में ये दोनों इमेजेस क्या हैं? इक्वल हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन क्या होता है? इसका क्या मतलब है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस कंडीशन का क्या मतलब है? वन वन फंक्शन कब होगा? जब हमारे पास इमेजेस सेम होंगे तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, या अगर इमेज डिफरेंट है तो एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। कुछ समझ में आया? ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, ठीक है, जिनको समझ नहीं आया। A is equal to A, B, C, D, B is equal to 1 2 3 4 5, then we define a function f from A to B such that A1 B2 C3 D4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 1 1 फंक्शन है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अगर आप इमेजेस सेम लेंगे तो उसका जो प्री इमेज है वो भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इमेज मैं ले रहा हूँ 1 और दूसरा भी ले रहा हूँ 1 और 1,
तो जो 1 का इमेज है वो क्या है? प्री इमेज, ठीक है, ए, और दूसरा भी 1 मैंने लिया है, उसका भी क्या है? ए ही होगा ना, यही है ना। तो यह यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए से, ठीक है, कोई से भी 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए और वो आपस में इक्वल ना हो, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सेट है तो ये ए बी सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स इसमें नहीं है। क्लियर है ना? तो अगर आप कोई से भी इससे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे तो उसके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। लेट सपोज मैं ए और बी ले रहा हूँ, ए का इमेज क्या है? ए और बी आपस में इक्वल हैं? नहीं है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तो ए का इमेज क्या है, बी का इमेज क्या है? तो ये आपस में इक्वल है। ये अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये फॉर ऑल, कोई से भी आप 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए भी लिए, ए बी, ए सी भी ले सकते हैं, ए डी भी ले सकते हैं, बी सी भी ले सकते हैं, बी डी सी डी भी ले सकते हैं, कोई से भी 2। ये फर्स्ट मैंने वही एग्जांपल दिए ना कि मैंने कहा कि ए 1 है, ठीक है, 1 इमेज मैंने लिया है और दूसरा भी 1 ले लिया है, तो 1 का प्री इमेज क्या है और दूसरा 1 है, उसका प्री इमेज क्या है? तो आपस में इक्वल है ना, हैं? यहाँ पर ये जनरल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यह है कि इक्वल का जो है, यानी जो आप इक्वल लेते हैं तो उसके प्री इमेजेस इक्वल लेते हैं तो उसके इमेजेस भी इक्वल होने चाहिए, अगर ये डिस्टिंक्ट लेते हैं तो वो भी डिस्टिंक्ट। ये आगे एग्जांपल में मैं करता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगी ये वाला आपका पॉइंट में क्लियर। ये अब हमारे पास एक फंक्शन है, तो आप देखें कोई से भी 2 एलिमेंट्स हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसके इमेजेस भी आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक। आपके एग्जांपल भी मैं आता हूँ। ए का क्या इमेज है? 1 अंडर एफ। बी का इमेज क्या है? ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर जनरली हम लिखना चाहें तो ए एफ ऑफ ए, ये हम कैलकुलस में बहुत यूज़ करेंगे। एक साइड पे हम एक्स लेंगे, दूसरी पे हम एफ ऑफ एक्स, तो एक्स हम कहेंगे कि ये इसका इमेज है, ठीक है। ये जब आगे हम जाएंगे तो फिर ये डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत हमारे काम आएगा उसमें। ए का इमेज ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वो क्लियर होगा, ठीक है। ज़ीरो का इमेज क्या है? 1 का इमेज क्या है? अब इमेजेस सेम है। 1 का इमेज क्या है? 2 का इमेज क्या है? जो इसके, अगर ये 1 1 होना चाहिए तो इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर ये सेम है तो इसके प्री इमेजेस भी क्या होने चाहिए? तो यहाँ पर ये सेम है तो इसके प्री इमेजेस सेम है, तो ये 1 1 नहीं है। इस केस में हमने इमेजेस सेम ले लिए। अगर आप सेम लेंगे और वहाँ पर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो फिर ये 1 1 होगा। अगर सेम है तो 1 1 होगा, अगर सेम नहीं है तो फिर 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इमेजेस मैंने सेम ले लिए हैं यहाँ पर। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 का मतलब ये है कि 1 का इमेज अंडर एफ 3 विच इज़ 3, 2 का इमेज अंडर एफ 3। ये आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल है आपस में। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? इसको, इसके जो प्री इमेजेस है 1 और 2 वो भी आपस में क्या होने चाहिए?
सेम होने चाहिए, लेकिन नहीं है। ठीक है, यस तो ये 1 1 नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन 1 1 भी हो और इनटू फंक्शन भी हो। क्लियर? तो ए फंक्शन f from a to b is called an injective function if and only if function f is 1 1 and into। वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। जब एक फंक्शन 1 1 और इनटू हो तो उसको हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? 1 1 के लिए क्या कंडीशन है? अगर डिफरेंट इमेजेस हैं तो इमेजेस भी क्या, प्री इमेजेस अगर एलिमेंट डोमेन से आप लेते हैं वो डिफरेंट है तो इसके इमेजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और इनटू के लिए क्या है? ये दो कंडीशन इंजेक्टिव फंक्शन के लिए दो कंडीशन हम चेक करेंगे। क्लियर? फंक्शन और साथ में ये दो कंडीशन। और ये इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है, इसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। आप कंप्यूटर साइंस के, आपको ये पता होगा इसका क्या मतलब है। मैं एक दफ़ा इसको कर देता हूँ। अगर ये वाली साइड ट्रू है तो ये होगी, और अगर ये साइड ट्रू है तो वो वाली भी होगी। डायरेक्ट और कन्वर्स दोनों क्या होगा, ट्रू होगा। यानी अगर एक फंक्शन मेरे पास इंजेक्टिव है तो वो इम्प्लाइज करेगा वो 1 1 भी होगा और इनटू भी होगा। ठीक है, अगर एक फंक्शन 1 1 और इनटू है तो वो क्या होगा, इंजेक्टिव function implies 1 1 and into। और अगर ये है 1 1 and into है तो ये इम्प्लाई करेगा ये इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव है तो 1 1 इंटू होगा, अगर 1 1 इंटू है तो ये है। तो इन दोनों का आप कंबाइन कर लें, ये इफ एंड ओनली इफ। क्लियर? कन्वर्स और डायरेक्ट दोनों ट्रू होंगे। अब इसको मैंने चेक करना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन, रेंज क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का रेंज। तो ये फंक्शन क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। सेकंड, डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं, इनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। कोई से भी दो एलिमेंट्स मैं लेता हूँ उसके इमेजेस डिफरेंट मेरे पास आते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 भी हुआ। जब इनटू भी हो और 1 1 हो तो उसको फिर हम कहते हैं इंजेक्ट। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? onto function or surjective function। A function f from a to b is called an onto function। एक फंक्शन f from a to b हमारे पास onto function होगा if for every element of set b is an image of at least one element of set a, that is, in other words, range of f is equal to b।
क्या हुआ, क्या मतलब इसका? एक फंक्शन ऑन टू होगा अगर रेंज बी के इक्वल हो, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो आप वो ऑन टू फंक्शन होगा। या इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन। हमारे पास है 0 1 2 3, ये फंक्शन, इसको मैंने चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। हमारे पास एक कंडीशन अब ये है f है हमारे पास 0 1 1 2 2 3 3 2। रेंज फाइंड करें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि टाइप को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, रेंज देखते हैं, रेंज किस किस्म की है। ठीक है, रेंज क्या है हमारे पास 1 2 3। बी सेट हमारे पास क्या है, ये आपस में इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। क्लियर? रेंज हमारे पास 1 2 3 विच इज इक्वल टू बी। सिंपल, अगर एरो डायग्राम में मैं आपको बताऊं, कोई भी यहाँ पर मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, अब समझ आइए। तो फिर टाइप कहाँ से आ गई? 0 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, किसी को आइडिया है? कौन सा? 1 1 एंड ऑन टू उसको होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, या उसको हम कहते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ए फंक्शन f from a to b is called a bijective function if and only if f is 1 1 and on 2। जब आपके पास f 1 1 भी हो और ऑन 2, f एंड ओनली f की कंडीशन है। अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो 1 1 ऑन 2 होगा, f एंड ओनली f। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये आपको क्लियर है। ठीक है, f फंक्शन है 0 1 1 2 2 3 3 3 4। रेंज फाइंड करें। नंबर 1 1 1। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो 1 1 है, 0 और 1 दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं। इसके इमेज क्या है, 0 का 1 क्या है, 0 का इमेज क्या है 1, और 1 का इमेज क्या है 2। एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इमेजेस भी क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? तो 1 1 है, कोई से भी दो एलिमेंट्स आप ले लें। फॉर ऑल x है, फॉर ऑल x एंड x2। सेकेंड कंडीशन क्या है कि रेंज इक्वल होनी चाहिए किस चीज़ के,
बी सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 बी के इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई 1 1 वाली और ऑन टू दोनों। तो ये क्या कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये एरो डायग्राम से। अच्छा फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, अब हम जो एफएससी लेवल का वो फंक्शन आपने पढ़ा है उस पे हम आते हैं। ये तो पहले जो था ये बिल्कुल बेस वो जो मैट्रिक लेवल का था, ठीक है। जो सबसे पहले फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था लिबनीज़ ने, ठीक है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने करवाया। ये वही बंदा है जिसने एक टाइम में लिबनीज़ और न्यूटन इन दोनों ने डेरिवेटिव्स पे काम किया था एक ही टाइम पे सेपरेटली। वो अपनी तरफ से काम कर रहा था डेरिवेटिव्स पे और ये अपनी तरफ से काम कर रहा था उस पर। दोनों ने एक ही वक्त में डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर क्या हुआ कि जो इसके स्टूडेंट्स हैं और जो न्यूटन के स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान में ये मसला चल रहा था कि वो स्टूडेंट जो थे न्यूटन के वो कह रहे थे कि ये न्यूटन ने किया है सबसे पहले, और लिबनीज़ के जो स्टूडेंट्स थे उसने कहा कि ये पहले उसने किया है। फिर जो इसका फिर आखिर में फ़ैसला हुआ वो लिबनीज़ के फेवर में आया। तो डेरिवेटिव्स का जो क्रेडिट है वो लिबनीज़ को जाता है, और इसी ने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। फंक्शंस क्या होते हैं कि जब आप एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब एक क्वांटिटी चेंज होती है तो उससे दूसरे में भी चेंज आता है, ठीक है। इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इसने किया था सबसे पहले, लिबनीज़ ने, ठीक है। तो किस तरह, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा, ये भी। अगर ये 2 है तो ये 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ x स्क्वायर। जब मैं लेंथ ऑफ साइड इस स्क्वायर का चेंज करूँगा, यानी सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर रखता हूँ, तो मेरे पास एरिया क्या आएगा, ठीक है। मैं साइड लेंथ को चेंज करता हूँ, 2 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा। तो कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया और लेंथ ऑफ साइड में कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के लेंथ के साइड के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर ये आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ता है, जब आप लेंथ को कम करते हैं तो एरिया भी क्या होता है। तो a इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम कहते हैं कि a एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ ए फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो जो एरिया होता है वो फंक्शन होता है x का। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपसे आपको कोई कहे कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो
y है ये डिपेंड करता है x पे। यहाँ पर एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ साइड, स्क्वायर की जो लेंथ है साइड का, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं, तो ये दो क्वांटिटीज़ को इस तरह इसने रिलेट किया था। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ वो या ये, ठीक है। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, बॉल, स्फीयर बॉल को कहते हैं जो बॉल शेप में हो, ठीक है जी। सिलेंड्रिकल बॉल नहीं होता, बॉल, फुटबॉल देखा है, फुटबॉल उसको स्फीयर कहते हैं। तो टेबल टेनिस का जो बॉल होता है वो भी स्फीयर होता है, ठीक है, गोल। एक तो सर्कल होता है, सर्कल की बात मैं नहीं कर रहा, सर्कल 2D शेप है, ठीक है, रिंग वगैरह इसकी बात नहीं, बॉल, ठीक है। तो बॉल सर्कल का एरिया होता है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो स्फीयर एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम यहाँ पर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये तो कांस्टेंट है, 4/3 ये तो नंबर है, ये तो चेंज नहीं होंगे। पाई भी एक नंबर है 3.14, ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। और रेडियस ये चेंज होता है, जो फुटबॉल का रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है, जो टेबल टेनिस के बॉल का जो रेडियस होता है वो कम होता है। रेडियस आप कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, रेडियस बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस आप कम करते हैं तो वो कम होता है वॉल्यूम, और आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़। इसी तरह आप अगर वाटर को बॉयल करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप सी लेवल पे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप हाइट पे जाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ पर पानी जल्दी बॉयल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये दो क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि कौन किस पे डिपेंड करता है। तो इसको हम इस तरह मैथमेटिकली फिर y = f(x) की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं, y = f(x), यानी y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब ये होगा कि ये y डिपेंड कर रहा है x पे। क्लियर? अच्छा, और ये जो फंक्शन है ये आप f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, g से भी, h से भी, f से g, कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल X, जिससे भी आप, एंड सो ऑन। ठीक है, जो नोटेशन है, ये नोटेशन y = f(x), ये इंट्रोड्यूस करवाया था ऑयलर ने। यूलर भी कोई कहता है, ऑयलर है, ये भी एक मैथमेटिशियन था, इसने इसको किया था मैथमेटिकली, इस तरह फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले तो हमने वो एरो डायग्राम वगैरह रिलेशन, फिर वो दो कंडीशन, यहाँ पर किस तरह मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं? तो ये फंक्शन जो होता है ये एक मशीन की तरह काम करता है। आप इसको एक इनपुट देते हैं, ये आपको एक आउटपुट देता है। लेकिन जब आप A1 इनपुट देंगे, ये आपको 1 आउटपुट देगा। ठीक है, लेट सपोज आप इनपुट x देते हैं तो ये आउटपुट में f(x), ये f इस पे अप्लाई होगा।
वो फंक्शन उस पर अप्लाई होगा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई इमेज आएगा ना। तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन ये लिखता हूँ y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। इसका मुझे किस तरह पता लगेगा ये फंक्शन है कि नहीं? हैं? अगर इसको मैं इनपुट 1 इनपुट देता हूँ और ये मुझे 1 आउटपुट देता है तो ये फंक्शन होगा। अगर इस तरह नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह का कोई है कि अगर इसको मैं 1 इनपुट दूँ, ये मुझे 2 इनपुट दे या 3 इनपुट दे या कोई इनपुट दे ही ना, इस तरह हो सकता है? तो ये फंक्शन है या नहीं जी? डिफरेंट वैल्यू देंगे, यानी लेट सपोज आप 1 देते हैं तो 1 आएगा। 2 देते हैं यहाँ पर, वो तो अगले केस में आप 2 देते हैं तो 4 देगा। ठीक है, तो आप 1 इनपुट देते हैं, 1 आउटपुट ये आपको देता है। एक और केस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ 4, एक 4 मैंने दिए इनपुट, आउटपुट में मेरे पास कितने आए हैं? 2, एक +2 और एक -2। तो ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। ये तो इस तरह अलजेब्रा, इस तरह हम फिर इसको इस तरह देखते हैं। क्लियर हो गया ये? अब ग्राफ में हमें किस तरह पता चलता है कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं? इसके लिए हम करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक वर्टिकल लाइन इस पे ड्रा करते हैं, अगर ये एक ही पॉइंट पे इसको कट करेगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा पे करेगा तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे भी मैं अगर ये वर्टिकल लाइन इस पे ड्रा करूं तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा? कर सकता है। इसकी मैं बात नहीं, ये XY प्लेन है, ग्राफ ये है, ये फंक्शन है, ये वाला ये ग्राफ है, ये मैंने चेक करना है। हैं? एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही लाइन, एक टाइम पे एक ही लाइन, एक पे कर रहा है ना, 2 पे तो नहीं कर रहा, कहीं पे भी 2 पे तो नहीं कर रहा ना, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। लेट सपोज ये सर्कल मैं ले रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, अब ये क्या कर रहा है, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। सर्कल जो होता है वो फंक्शन नहीं होता। क्लियर? आप ये बताएं ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है नहीं? कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? अगर यहाँ पर मैं करूँ, ये फंक्शन है नहीं? अगर एटलीस्ट एक जगह पे भी इस तरह है कि वो 2 पॉइंट पे कट करे तो ये फंक्शन नहीं होगा, बेशक बाकी सारे पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट पे कट कर रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी कल पढ़ेंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है?